आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी द गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा। ये कहानी उन 12 कहानियों में से एक है जो अगाथा ने लिखी थी ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेट करते हुए। कहानी की शुरुआत करें इससे पहले हम जान लें कि ग्रीक माइथोलॉजी में द गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा का क्या महत्व है। हिप्पोलिटा, जिसे हम हिप्पोलाइट कह के भी जानते हैं, ये क्वीन ऑफ अमेज़ॉन्स है, यानी जो अमेज़ॉन के जंगल होते हैं उनकी रानी, जंगलों की ये रानी है। इन्हें ग्रीक गॉड एरीज यानी कि जो युद्ध के देवता हैं, गॉड ऑफ वॉर हैं, उन्होंने एक मैजिकल गर्डल दिया था। गर्डल क्या होता है? एक लेदर की बेल्ट होती है जो वो अपने कमर में पहनती थी। अब क्योंकि ये मैजिकल बेल्ट थी तो जब भी हिप्पोलिटा इसे पहनती थी उनके अंदर एक अलग तरह का पावर आ जाता था और उनका स्टेटस कद बहुत ऊंचा हो जाता था। अब ये जो हर्क्यूल्स थे, हर्क्यूल भी एक ग्रीक गॉड हैं, उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें किसी तरह जाके क्वीन ऑफ अमेज़ॉन यानी कि हिप्पोलाइट से वो गर्डल लेके आना है। हरक्यूल जाते हैं और वो दोस्ती कर लेते हैं हिप्पोलिटा से। हिप्पोलिटा उनको राज़ी हो जाती हैं कि ठीक है, अगर उन्हें गर्डल चाहिए तो वो खुशी खुशी उन्हें गर्डल दे देंगी। लेकिन जब हिप्पोलिटा को ये बात मालूम पड़ती है कि एक प्लानिंग के तहत हरक्यूल वहाँ पर आए थे तो वो उनसे नाराज़ हो जाती हैं। सब लोग अंततः देखते हैं एक दिन कि हरक्यूल के हाथ में वो गर्डल है और हिप्पोलिटा मृत पड़ी हैं। अब इस कहानी के पीछे कई लोग अलग अलग कयास लगाते हैं। कुछ कहते हैं कि हिप्पोलिटा की मौत स्वाभाविक हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने अपना वादा निभाया और वो गर्डल यानी कि वो मैजिकल लेदर बेल्ट वो हरक्यूल को दे के मरी। तो कुछ कहते हैं कि हिप्पोलिटा ने हरक्यूल के ऊपर अटैक कर दिया, हरक्यूल ने अपने बचाव में उनको मार दिया और अंततः उनका गर्डल ले लिया। तो कुछ कहते हैं कि हरक्यूल ने छल से हिप्पोलिटा को मार के उनका गर्डल ले लिया। क्या सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। हालांकि हिस्ट्री में अलग अलग पेंटिंग्स में, अलग अलग बुक्स में इसका जिक्र होता है जहाँ पर ये अलग तरह से डिपिक्ट किया जाता है। कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि हरक्यूल मार रहे हैं हिप्पोलिटा को, तो कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि हिप्पोलिटा अपनी इच्छा से वो गर्डल हरक्यूल्स को सौंप रही हैं। फिलहाल इस कहानी का क्या इससे अटैचमेंट है, इस कहानी से जो अगाथा क्रिस्टी की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, ये तो कहानी सुनने पे ही पता चलेगा। अगर आपको ग्रीक गॉड की कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें पर्सी जैक्सन सीरीज़ जो कि पूरी ग्रीक गॉड पे ही आधारित है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सारी किताबों का आपको मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं द गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब अलेक्जेंडर सिम्पसन नाम का एक आदमी जो गैलरी ओनर है वह कांटेक्ट करता है हरक्यूल को और बताता है कि एक बहुत महंगी पेंटिंग जिसका नाम था गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा, जो एक बहुत ही मशहूर पेंटर ने उसे पेंट किया था, का नाम रूबन था, वह चोरी हो गई है। दरअसल गैलरी में एग्जीबिशन लगा था, कुछ लड़के पेंटिंग वापस रखने आए थे और उसी में से एक ग्रुप जो था लड़कों का, ये चोरी करने में माहिर था, फ्रेम को काट के वो पेंटिंग चुरा ली। बताते हैं अलेक्जेंडर सिम्पसन हरक्यूल को कि उन्हें मालूम है कि ये पेंटिंग कौन खरीदेगा। दरअसल फ्रांस में पेरिस जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर एक बहुत अमीर कलेक्टर है जो इस तरह की ग्रीक पेंटिंग्स का बहुत दीवाना है। मुंह मांगे दाम देता है वो इन पेंटिंग्स के। इसीलिए वो लड़के किसी भी तरह इस पेंटिंग को स्मगल करना चाहेंगे पेरिस तक और वहीं पर ये बिक जाएगी मुंह मांगे दामों में। एक बार ये पेंटिंग अगर उस मिलियनर के हाथ में लग गई तब उससे ये पेंटिंग वापस निकलवाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अलेक्जेंडर कहते हैं कि किसी भी तरह पॉयरो उनकी मदद करें जिससे ये पेंटिंग उन्हें वापस मिल सके। वो पेरिस जाने को तैयार हो जाते हैं जब इंस्पेक्टर जैप उन्हें कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पॉयरो पेरिस जा ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हें वो एक केस में और हेल्प कर दें। दरअसल एक लड़की जो कि 15 साल की है जिसका नाम विंगी किंग है, वह जा रही थी लंदन से पेरिस और उसका किडनैप हो गया है रास्ते में। अगर पॉयरो जा रहे हैं पेरिस तो एक पंथ दो काज करें, वो पेंटिंग की छानबीन तो करें ही साथ उस लड़की को ढूंढने में भी उसकी मदद करें। पॉयरो कहते हैं कि ना जाने कि उन्हें लगता है कि ये दोनों केस आपस में इंटरलिंक्ड है, उस लड़की का गायब होना और इस पेंटिंग का चोरी होना। वो कहते हैं कि पहले वो ध्यान देंगे कि वो लड़की जो 15 वर्षीय गायब हुई है वह मिल जाए, पेंटिंग उनके लिए सेकेंडरी ही रहेगी।
इधर पॉयरो निकल जाते हैं पेरिस के लिए। पेरिस जाके उन्हें इंस्पेक्टर हर्न मिलते हैं। इंस्पेक्टर हर्न जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, वह उन्हें बताते हैं कि पेरिस में मिस पोप अपना एक एक्सक्लूसिव स्कूल चलाती हैं और लंदन से लगभग 19 लड़कियां उनके स्कूल के लिए जा रही थीं। ये विनी किंग जो गायब हुई है, ये क्रैनचेस्टर नाम के एक छोटे से शहर में रहती है। वह पहले लंदन आती है और वहाँ से ट्रेन में बैठ के पेरिस के लिए रवाना होती है। जब ये लंदन आती है तो वहाँ पर वो मिस बर्शॉ से मिलती है, जो कि मिस पोप जो जिनके यहाँ वो लोग जा रहे हैं उन्हीं की अंडर में काम करती हैं। मिस बर्शॉ गिनती हैं सारी 19 लड़कियों को, वो ट्रेन में बैठा के रवाना कर देती हैं। ट्रेन जब पेरिस पहुंचने वाली थी तो उसके पहले एक आखिरी स्टॉप पड़ता है एमीज़। जब एमीज़ से ट्रेन चल पड़ी, फिर ट्रेन पेरिस के पहले कहीं नहीं रुकी और ये लड़की जो ट्रेन में सवार थी विनी किंग, ये बाथरूम जाती है, टॉयलेट जाती है, लेकिन टॉयलेट से बाहर आती ही नहीं। इसकी फ्रेंड्स अब जाती हैं, टॉयलेट खाली पड़ा है और वहाँ पर विनी गायब है। चलती ट्रेन से विनी कैसे गायब हो गई, किसी को समझ नहीं आया। पूछते हैं पॉयरो इंस्पेक्टर हर्न से कि क्या ट्रेन कहीं धीमी हुई थी। इंस्पेक्टर हर्न कहते हैं हाँ, एक जगह ट्रेन ने अपनी रफ्तार धीमी ज़रूर की थी, लेकिन वो इतनी धीमी नहीं हुई थी कि कोई उससे कूद सके, नहीं तो उसे बहुत चोटें आ सकती थी, वो मर भी सकता था। फिर पूछते हैं पॉयरो कि क्या वो यकीन से कह सकते हैं कि ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी। इंस्पेक्टर हंट कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से मालूमात की है इस चीज़ की कि ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी जब वो आखिरी स्टॉप एमीज़ से चली थी और पेरिस के बीच में। पॉयरो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। फिर इंस्पेक्टर हंट बताते हैं कि वहीं ट्रैक पे उन्हें विनी की कैप, यानी जो कैप लगा के वो चली थी, बड़ी सी हैट लगा के चली थी अपने शहर से, वो ज़रूर ट्रैक पे गिरी मिली है। ये बात सुन के पॉयरो चौंक जाते हैं। कहते हैं क्या विनी के जूते भी मिले हैं ट्रैक पे। इंस्पेक्टर हंट कहते हैं नहीं, जूते तो नहीं मिले। इंस्पेक्टर हंट को बहुत आश्चर्य होता है कि पॉयरो इस तरह का सवाल उनसे क्यों पूछ रहे थे। फिर पॉयरो पूछते हैं कि क्या वो बता सकते हैं कि ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में कौन कौन सवार था। बताते हैं इंस्पेक्टर हंट कि वो आखिरी कोच था उस ट्रेन का और उस ट्रेन के डिब्बे में वो 19 लड़कियां थीं, साथ ही 2 मिडिल एज आदमी थे, 2 फ्रेंच कमर्शियल ट्रैवलर थे, साथ ही वहाँ पर एक यंग आदमी जेम्स था और उसकी बहुत ही मेकअप में लिपी पुती वाइफ थी, बहुत ही फ्लैशी वाइफ थी जिसने बहुत हेवी मेकअप कर रखा था, और साथ ही एक अमेरिकन लेडी थी, लेकिन उस अमेरिकन लेडी के बारे में ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। पॉयरो कहते हैं कितनी अजीब सी बात है, जब लड़कियां स्कूल जाती हैं और जब वो टीन एज से निकल के अपने 20s में आती हैं तो अचानक वो कैसे बदल जाती हैं। उन्हें याद है कि एक लड़की को वो जानते थे और जब वो उससे मिलने गए तो उसे पहचान ही नहीं पाए। वो अब एक आर्टिस्ट बन चुकी थी, स्टेज आर्टिस्ट, और वो इतनी जल्दी जल्दी अपना मेकअप चेंज करती थी 10-10 मिनट पे कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था कि कब उसने कौन सा रूप ले लिया है। वो कहते हैं कि सच में गर्ल्स को ये गॉड गिफ्टेड पावर होता है कि वो मेकअप से अपना लुक बिल्कुल चेंज कर सकती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर हंट ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सारी बातें उनसे पॉयरो क्यों कर रहे हैं। फिर पॉयरो चले जाते हैं मिलने के लिए मिस पोप से। मिस पोप जहाँ पर सब लड़कियाँ आने वाली थी उनके एक्सक्लूसिव स्कूल में पढ़ने के लिए। जब जाते हैं पॉयरो मिलने मिस पोप से, तब उन्हें वहां जाकर एक गुड न्यूज़ मिलती है कि विनी मिल गई है। एमिस शहर जो था जहां आखिरी बार ट्रेन रुकी थी, एमिस शहर से 15 किलोमीटर दूर, यानी एमिस और पेरिस के बीचों बीच उन्हें बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे विनी पड़ी मिली थी। विनी को कुछ भी याद नहीं, उसे ये भी नहीं याद कि वो लंदन के स्टेशन पे पहुंची थी या नहीं। उसे यही याद है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया। अब अगर उसका किडनैप पहले ही हो चुका था तो फिर उसके स्थान पे वो 19वीं लड़की कौन थी जो ट्रैवल कर रही थी। एक और खबर मिलती है पॉयरो को कि विनी के जूते मिले हैं। जो जूते वो पूछ रहे थे इंस्पेक्टर हंट से, सच में उसे मिल गए हैं। वहाँ पर एक रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी था, उसे वो जूते पड़े मिले थे ट्रैक पे, और वो बताता है कि जूते बड़ी अच्छी कंडीशन में थे, इसीलिए वो उठा के उसे घर ले गया। लेकिन बाद में जब उसे किडनैप का मालूम पड़ा तब उसने पुलिस में ये तुरंत इत्तला की। सब लोग बहुत चौंक जाते हैं कि वो जूते जो पूछे थे पॉयरो ने वो सच में मिल गए थे।
मिस पोप बताती हैं पोयरो को कि क्योंकि एक पेंटिंग इतनी बहुमूल्य चोरी हुई है, इसीलिए पुलिस ने सबका सामान चेक किया, जो भी यात्री थे, और उनकी जो 19 गर्ल्स थीं उनका भी सामान चेक हुआ। लेकिन इससे पहले कि पुलिस सामान चेक करती, मिस पोप ने विनी की अटैची में खोली तो उन्हें एक पेंटिंग मिली थी ऊपर। उन्हें मालूम था कि ज़रूर विनी ने ये पेंटिंग उन्हीं के लिए बनाई है, इसीलिए उन्होंने वह पेंटिंग निकाल के दीवार पे टांग भी ली थी। वो पेंटिंग ऑलरेडी फ्रेम्ड थी। पॉयरो कहते हैं कि ये पेंटिंग तो आपके दीवार पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। दरअसल विनी जिस शहर में रहती थी, क्रैनचेस्टर शहर में, वहीं के एक पुल की पेंटिंग थी, ऑयल पेंटिंग थी। पॉयरो कहते हैं विनी अभी जिस एज में है उसे तो वाटर कलर यूज़ करने चाहिए। मिस पोप कहती हैं हाँ, मुझे भी थोड़ा अलग लगा, इस उम्र की लड़कियां ज़्यादातर वाटर कलर यूज़ करती हैं, लेकिन ये पेंटिंग इसने ऑयल पेंट में बनाई। पॉयरो कहते हैं कि सुनिए, क्या मैं पेंटिंग ये थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? मिस पोप कहती हैं हाँ, ले लीजिए। पॉयरो अपने पैंट की जेब से एक रुमाल निकालते हैं, उस पर टर्पंटॉयल ऑयल लगाते हैं और उस पेंटिंग को घिसने लगते हैं। समझ नहीं पा रही थी मिस पोप कि पॉयरो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉयरो पेंटिंग को घिसते जाते हैं, उस पेंटिंग के अंदर से एक दूसरी ही पेंटिंग उजागर होती है। वो पेंटिंग थी द गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा का, जिसमें हिप्पोलिटा निर्वस्त्र है, उसने सिर्फ एक गर्डल पहना है और दिखा रहे हैं कि हरक्यूल किस तरह से हिप्पोलिटा का वो गर्डल छीन के उससे ले रहे हैं। कहते हैं पॉयरो कि क्या इस तरह की अर्धनग्न पेंटिंग आपके यहाँ टंगी हुई अच्छी लगेगी? मिस पोप उस पेंटिंग को आंख फाड़े देखती रह जाती हैं। कहती हैं इस तरह की पेंटिंग विनी ने क्यों बनाई? पॉयरो कहते हैं विनी ने नहीं बनाई, ये रूबेन नाम के एक बहुत मशहूर पेंटर ने पेंटिंग बनाई है, और यही वो पेंटिंग है जो चोरी हो गई थी उस दिन एग्जीबिशन से, और ये सारा खेल खेला गया। कैसा खेल खेला गया, इसको पॉयरो आगे एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि जो स्मगलर्स थे उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला इस बार पेंटिंग को स्मगल करने का। आप तो जानती ही हैं कि अगर लड़कियां थोड़ा मेकअप चेंज कर लें तो कैसे उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यही काम किया था यंग जेम्स की उस फ्लैशी वाइफ ने। याद है, इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया था कि उस कंपार्टमेंट में जेम्स नाम का एक आदमी था और उस मेकअप से लिपी पुती उसकी बहुत ही फैशनेबल वाइफ थी। दरअसल वो उसकी वाइफ जो थी वही वो लड़की थी जो विनी बनकर लंदन से चढ़ी। अब मिस पोप चौंक जाती हैं, कहती हैं नहीं, मिस बर्शॉ ने गिना था 19 लड़कियां थीं और उन्होंने विनी का चेहरा भी देखा था। पूछते हैं पॉयरो कि क्या मिस बर्शॉ कभी विनी से मिल चुकी हैं पहले? तो कहीं नहीं, मिली तो नहीं है, लेकिन हाँ, सबकी तस्वीर उनके पास थी। तब बताते हैं पॉयरो की देखी विनी देखने में कैसी थी। वो 2 चोटियाँ करती थी, उसका जो दांतों पे ब्रेसेस लगा था वो काफ़ी घिस चुका था, स्पेक्स लगाती थी और हमेशा हंसती रहती थी। इस तरह का ही गेटअप उस जेम्स की बीबी ने, जो कि शायद एक स्मगलर है, उसने बनाया। उसने 2 चोटियाँ की, उसी तरह के ब्रेसेस लगा लिए, हैट पहन ली, शूज़ पहन ली, स्कूल ड्रेस पहन ली, और तब वो बिल्कुल विनी जैसी लगने लगी। विनी का किडनैप ट्रेन में चढ़ने से पहले ही हो गया था और उसे नशे की दवाई दे दी गई थी। पूछती हैं मिस पोप की इतनी मेहनत क्यों की गई? बोले सिर्फ विनी के ब्रीफकेस के लिए। उस ब्रीफकेस के अंदर जो पेंटिंग थी रूबेन की, उसके ऊपर एक अलग तरह की पेंट लगा के उसे छुपा दिया गया और फिर उसे स्मगल किया गया उस ट्रेन के थ्रू। उस ट्रेन में जब वो शहर आया एनीज, जहाँ पर ट्रेन रुकी, उसके बाद जब ट्रेन चली तब ये लड़की जो बनी हुई थी, एक डुप्लीकेट विनी, इसने अपनी दोस्तों से कहा कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ये टॉयलेट में जाती है, ये हैट और जूते बाहर ट्रैक पर फेंकती है जो हमें बाद में बरामद हुए, और ये पूरा मेकअप कर लेती है। इस तरह का मेकअप खूब आईलैशेस पे लगा लेती है नकली, उसके ऊपर ब्रूश लगा लेती है, रूज लगा लेती है, बिल्कुल फ्लैशी मेकअप कर लेती है और टॉयलेट से निकल आती है और जेम्स की वाइफ बनकर बैठ जाती है। सब सोचते रहते हैं विनी कहाँ चली गई। उसके हाथ में लेकिन वो ब्रीफ केस था जो विनी का था। अब इससे पहले कि वो नकली पुलिस इसका ब्रीफकेस चेक करती, मिस पोप फिर से चौंक जाती। नकली पुलिस? बोलते हैं हाँ, नकली पुलिस बनाई गई थी और जैसे ही लड़कियां उतरने वाली थीं और आपके यहाँ आने वाली थीं, उस समय सबका सामान चेक होता उस नकली पुलिस के द्वारा। उन्हें मालूम था कि विनी के सूटकेस में वह पेंटिंग है जिसमें क्रैनचेस्टर का ब्रिज बना है, वो उन्हें लेकर आनी है। लेकिन इससे पहले कि वो नकली पुलिस आके सबका सामान चेक करती, आपने वो पेंटिंग निकाल ली। आपको ऐसा लगा कि विनी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई है। पुलिस आई, उसने सारी अटैची चेक की।
कहती हैं मिस पोप कि हाँ, इंस्पेक्टर तो आए थे 3-4 लेकर सब इंस्पेक्टर्स को, और सारी ब्रीफकेस चेक हुए और फिर वो चले गए बिना कुछ कहे। कहते हैं हरक्यूल ये बहुत बड़ा एक गैंग था, सारा सामान चेक हुआ, लेकिन जब उन्हें वह पेंटिंग नहीं मिली तो वो हताश होकर यहाँ से चले गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये पेंटिंग सूटेबल नहीं है आपके लिए। विनी का जब पूछताछ की गई विनी से, तो उसने बताया कि लंदन के रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले ही उसका किडनैप हो गया था। इस तरह से द गर्डल ऑफ हिप्पोलिटा की पेंटिंग का यह केस सुलझ जाता है। वह पेंटिंग भी मिल जाती है, विनी भी सही सलामत थी और ये राज भी खुल जाता। हालांकि वो सारे स्मगलर्स जो नकली पुलिस थी, ये कोई भी पकड़ा नहीं जाता, वो सारे फरार हो जाते हैं। लेकिन हरक्यूल की बड़ी धाक जम जाती है उन सारी लड़कियों के बीच में, और जैसे ही वो ये केस सॉल्व करके बाहर निकलते हैं, सब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं और उनका ऑटोग्राफ मांगती हैं। हरक्यूल हंस के कहते हैं कि अरे, ये क्वीन ऑफ अमेज़ॉन्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी बेहद इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।